friends and welcome to my channel Synchro once again. I'm here again with a new topic, that is basic accounting concepts. See, the business today is large in size and complex in nature. Okay, there are various groups which are interested in the performance of the businesses, such as shareholders, debenture holders, investors, employees and consumers, etc. Accounting in this way is required to report and present the facts of the business in such a way which can meet the varied requirements of different groups. So it is therefore very necessary that the language and terminology of accounting may be standardized so that there may be uniformity in the presentation of accounts. The idea requires scientific study, analysis and presentation of accounts. That is why these basic accounting concepts are developed. Why they have been developed? So that these accounting concepts, conventions are followed everywhere in a standardized form. मतलब यूनिफॉर्मिटी रहे कि कोई से भी देश में किसी भी स्टेट में सेम की सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस फॉलो हो जो हर जगह फॉलो होती हैं. इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने में अच्छा रहता है, क्योंकि आज बिजनेस एक जगह नहीं है. बिजनेस कहाँ कहाँ फैलाया जा चुका है. ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज अगर एक ब्रांच इधर है तो कोई ब्रांच दूसरे स्टेट में हो सकता है, दूसरे कंट्री में भी हो सकता है. एंड अगर वो कंट्री और हमारी कंट्री कोई दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स अपनाते हैं देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कंपैरिजन. दैट इज व्हाई दीज बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वर डेवलप्ड. So now what is accounting concepts or accounting conventions? I will explain you in a very different way what is accounting concepts and conventions. See, these accounting concepts or conventions are nothing but the accounting assumptions or rule of recording and reporting business transactions. ये जो आपके रूल्स होते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंट्स के जो अजम्पशंस होते हैं जिसके बेस पर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशन डेवलप किए जाते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको रिपोर्ट करना है अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, इन सबको ही हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन करते हैं, जो कि हम फॉलो करते हैं जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं. सो बेसिकली यही आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस हैं. ओके, लेट अस सी कि कितने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस हैं. ओके, सो दीज आर, फर्स्ट इज योर बिजनेस एंटिटी, सेकंड मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. So these are 13 basic accounting concepts and conventions. We will see this one by one. Okay. First is your business entity. What does the business entity concept say? That business is assumed to have a distinct entity, that is existence other than the existence of its proprietor. Business entity concept क्या assume करता है? वो ये assume करता है कि business की entity उसके proprietor के entity से एकदम different है. हम कभी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि प्रोप्राइटर के व्यू पॉइंट से. इसका आपका सिंपल सा आप एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो कैपिटल एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में लगाता है वो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम लायबिलिटी कंसिडर करते हैं. वाई? क्योंकि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस ने अपने ही ओनर से पैसे बोरो किए हैं, तो वो उसने बोरो किया है तो उसके लिए वो क्या हुआ, लायबिलिटी हो गया. पर अगर वही चीज़ हम एक प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसने अपने ही बिजनेस पे पैसा लगाया तो उसके लिए तो वो लायबिलिटी नहीं है. बट हमने क्या अज्यूम किया है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस इज अज्यूम टू हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, मतलब बिजनेस की आइडेंटिटी उसके प्रोप्राइटर से अलग है. इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं कैपिटल को एज अ लायबिलिटी एंड वी शो इट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सो दिस इज व्हाट योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज. सेकेंड इज योर मनी मेजरमेंट. In accounting, we identify and record only those business transactions which are financial in nature. The worth of the transaction must be measured in terms of money. मतलब हाँ अपने books of accounts में वही transactions record करते हैं जो financial in nature है. ठीक है. For example, a statement which shows that business was started with rupees 50,000 and 20,000 meters of silk. 50,000 तो रिकॉर्ड हो सकता है, पर ये 20,000 मीटर ऑफ सिल्क से जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था ये क्या रिकॉर्ड होगा, इट इज़ मीनिंगलेस. पर अगर वही हम बताते कि यस वो 20,000 मीटर ऑफ सिल्क का प्राइस कितना था, 5 लाख था,
तब हम कह सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हुआ था 50,000 कैश से और 5 लाख का वो जो हमने 20,000 मीटर सिल्क कपड़ा से स्टार्ट किया था उसका कितना दाम था, 5 लाख था। तो मतलब हमने अपनी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की थी, 5,50,000। तो वो मीनिंगफुल होगा क्योंकि हम उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं एंड वो फाइनेंशियल नेचर का भी है, तब जाके हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो मनी मेजरमेंट क्या कहता है, वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर एंड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ money. Next is your going concern. While recording business transactions in the books of account, we assume that the business will be carried on indefinitely. जब भी हम ट्रांजेक्शन्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस हमारा बहुत सालों तक चलता ही रहेगा फॉर इनडेफिनेटली पीरियड। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। अगर हमने सोचा होता कि नहीं हमारा बिजनेस तो 2 साल तक ही चलेगा, 3 साल ही तक चलेगा, तो क्या हम ये इतना खर्च करते? नहीं। हम ये फिक्स एसेट्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आवर बिजनेस विल कैरी ऑन फॉर इनडेफिनेटली पीरियड। तो ये हम अज्यूम करके रिकॉर्ड करते हैं, अज्यूम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या होते हैं, ये अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग होते हैं, या कैसे आप बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्ट, आप कैसे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करोगे। सो वो आपके एक्चुअली उसी को हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमने ये अज्यूम किया है कि बिजनेस हमारा इनडेफिनेटली पीरियड के लिए चलेगा। तो यही आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग पीरियड। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, the life of an enterprise is divided into arbitrary period for preparing final accounts. No businessman can wait for knowing the results of the business till its termination. See, हम अकाउंटिंग का हमको पता करना है कि हमारी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, तो वो हम पता कर सकते हैं। हम वेट कर सकते हैं कि हाँ, हम वेट करते रहेंगे कि कब हमारा बिजनेस बंद होगा, उसकी कब लाइफ खत्म होगी। चलो, हमारा जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 50,000 रुपीज़ से, पर जब उसकी लाइफ एंड हो रही है तो हमारा बिजनेस का कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख। तो हम क्या समझ सकते हैं कि यस, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था विद कैपिटल 50,000, पर जब उसकी लाइफ खत्म हो रही है, एट द एंड ऑफ दिस लाइफ हमारे बिजनेस का कैपिटल 5 लाख है। तो बिजनेस से अर्न कितना किया प्रॉफिट, 4,50,000 का। तो क्या हम इतने टाइम के लिए वेट कर सकते हैं? हम वेट करें, चलो ठीक है, पर हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको तो चाहिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है ताकि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हर साल के 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग पीरियड एंड हर साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हर साल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज, क्या पोजीशन है बिजनेस की, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड वॉज डेवलप्ड। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Next is your historical cost. According to this concept, all business transactions must be recorded in the books of accounts at their monetary cost of acquisition. The concept is also called historical because the balance of assets and liabilities carried from year to year at its acquisition cost, irrespective of increase or decrease in the market value of assets. See, simple सा है. Historical cost क्या कहता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में एट दी मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मीन्स जिस प्राइस पे हमने परचेज किया है उस प्राइस पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उसका प्राइस फ्यूचर में कम हो या उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, कुछ भी हो, पर जिस प्राइस पे हमने उसको लिया है उसी प्राइस पे या उसी कॉस्ट पे हम अपना वो ट्रांजेक्शन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. सिंपल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक ए है, एक ए परचेस्ड, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए, उसने परचेज किया है अ पीस ऑफ लैंड जिसकी दाम थी 50,000 रुपीज़, पर उसका मार्केट प्राइस कितना था उस लैंड का 59,000. बट जब वो रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वो 50,000 ही दिखाएगा. क्यों? उसने खरीदा कितने में, उसने परचेज किया कितने, वो पीस ऑफ लैंड कितने पे परचेज किया उसने, 50,000 में. मार्केट प्राइस 59,000 थी पर उसने परचेज कितने में किया, 50,000 में. तो वो क्या करेगा, 50,000 में ही रिकॉर्ड करेगा. ओके, सो दिस योर हिस्टोरिकल कॉस्ट इज. एंड फॉर एग्जाम्पल सब्सिक्वेंटली आगे जाके क्या हुआ, वो लैंड की प्राइस कम हो गई और वो कितने पे आ गई, 32,000 पर. फ्यूचर में जाके लैंड की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, समझ लो कितनी हो गई, 32,000 हो गई. तभी भी हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट था लैंड का या उस पीस ऑफ लैंड का कितना था, 50,000, हम वही रिकॉर्ड करेंगे. क्यों? बिकॉज हमने कितने में परचेज किया था, 50,000.
तो ये आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, हमने जिस प्राइस पे खरीदा है उसी प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हमने कितने पे खरीदा था वो पीस ऑफ लैंड, 50,000 पे, पर उसका प्राइस फ्यूचर में जाके कितना हो गया, 32,000 हो गया। उसका प्राइस कितना हो गया, कम हो गया, दाम उसके कम हो गए, बट हमने खरीदा कितने में था, 50,000 में, तो हम 50,000 ही कंसिडर करेंगे कॉस्ट और वही बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपका बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। मीन्स हर एंट्री की दो इफेक्ट होते हैं, आपको भी पता है, एक होगा डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो ये दो सिस्टम होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो, उसके दो एंट्रीज या दो इफेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्यूअल एस्पेक्ट और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट कम्स योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ओके, the concept explains when we should assume revenue to have been earned. When we assume to have revenue to have been earned, it will enable us to identify the period for which the revenue has been earned. According to accounting period concept, revenue must be concerned with the specific accounting period. ये concept हमें क्या बोलता है कि कब हमें assume करना चाहिए कि हमने revenue earn की है. Means the concept explains that when we should assume कि revenue to have been earned, it will enable us to identify the period for which the revenue has been earned. According to the accounting period concept, revenue must be concerned with the specific accounting period, जो आपको यहाँ पे लिखा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है, कब हमें एज्यूम करना है कि रेवेन्यू हमने कब अर्न की है, एंड ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि वो रेवेन्यू किस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है, जब भी आप अपने बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो रेवेन्यू। Okay, so this is your revenue recognition concept. Next is your matching. To ascertain the correct profit or loss for a particular accounting period, all revenues earned during the period, whether received or not, and all expenses incurred, whether paid or not, must be taken into consideration. मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो सारे रेवेन्यूज जो उस साल अर्न किए हैं, रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, सारे एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं या नहीं किए हैं, सबको रिकॉर्ड करना है। उन सबको आप रिकॉर्ड करोगे तभी आप करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस किसी बिजनेस का पता कर पाओगे। तो ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। नेक्स्ट इज योर फुल डिस्क्लोजर। Accounting must disclose all material information. It should be prepared honestly, free from any bias, and figures should not be manipulated. Yes, जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है आपके एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जानना, या जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करें वो सब सही हो। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं करनी है। सारी जो भी इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी नेसेसरी टू बी नोन टू योर डिफरेंट पार्टीज और इंटरेस्टेड पार्टीज, इट मस्ट बी टोल्ड टू देम। एंड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, फिगर्स का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी बैड थिंग। ठीक है, एंड इसके लिए इसलिए वेरीफाइड भी होते हैं आपके अकाउंट्स। एक बार प्रिपेयर हो जाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सब, देन इट इज़ वेरीफाइड बाय द ऑडिटर टू सी कि कोई भी मैनिपुलेशन फिगर्स में की है कि नहीं। सो दिस इज योर फुल डिस्क्लोजर। Next is your consistency. There are different accounting policies and methods. Different business firms follow the different policies and methods or certain rules and assumptions in order to make the result of one year comparable with those of other years. The basis should not be changed. See, there are very different policies and methods जो कि हम यूज़ करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका डेप्रिसिएशन। जब हम कैलकुलेट करते हैं, देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जब आप करते हो, तो आप अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो देयर आर वेरियस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर कोई बिजनेस रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है ईयर टू ईयर, बट अचानक उसने स्ट्रेट लाइन मेथड से कर लिया, तो ये क्या होता है, फिगर्स थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन में थोड़े चेंजेस आते हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक साल का कंपेयर दूसरे साल से नहीं कर पाते, क्योंकि आपने मेथड्स और पॉलिसी ही चेंज कर दी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने में, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। सो ये होना चाहिए कंसिस्टेंसी। ये कहता है कि जो भी आप पॉलिसी या मेथड्स यूज़ कर रहे हो ईयर टू ईयर, वही आपको मेथड्स या पॉलिसीज आपको आगे भी यूज़ करना चाहिए, सो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन मेकिंग कंपैरिजंस ऑफ द टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ठीक है. And if there is necessary to change, then it should be mentioned in the footnote in the financial statements that what was the reason for changing the method or policy which was company following from year to year. So that is what your consistency principle says. Next is your conservatism. This concept is based on the assumption that recording is to be done for the expected losses but not for the anticipated gains. सी ये आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, ये इस अजम्पशन पे बेस है कि हम ट्रांजैक्शन के हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए, मतलब फ्यूचर में क्या लॉस हो सकता है, पर हम उनके लिए रिकॉर्डिंग नहीं करते कि फ्यूचर में हमको क्या प्रॉफिट हो सकता है. मतलब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमको ये फ्यूचर में लॉस होता है तो हम इसके एंट्रीज करते हैं, पर हम कभी भी फ्यूचर गेन्स की एंट्री नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हम क्रिएट करते हैं. हम क्या सोच के करते हैं कि क्या पता अगर हमारे डेटर्स ने हमको पैसे दिए ने नहीं दिए तो हमारा लॉस हो सकता है, तो कंपनी क्या करती है उन एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए पहले से प्रिपेयर रहती है, इससे प्रोविजंस क्रिएट करती है. सो ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि दैट रिकॉर्डिंग इज डन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट फॉर द एंटिसिपेटेड गेन्स. हम एक क्वेश्चन कवर तैयार करते हैं एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए पर एंटिसिपेटेड गेन्स के लिए, क्योंकि हमें पता है गेन होगा तो फायदा ही होगा, पर लॉस के लिए हमेशा मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए. दैट इज वाई वेरियस प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर क्रिएटेड. नेक्स्ट इज योर मटेरियलिटी. Accounting should disclose all the material information. Materiality here means the information which would have changed the results of the business if it would have been disclosed. Materiality क्या कहता है, वो information जो कि अगर डिस्क्लोज की जाती तो यस बिजनेस के रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस हो सकते थे. तो ऐसे इंफॉर्मेशन हमें कंसील करके नहीं रखने, डिस्क्लोज करने हैं सबके सामने, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, मटेरियलिटी डजंट मीन कि आप बिजनेस के सीक्रेट्स भी बोल दोगे, नहीं. कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है ज़रूरी है तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ फुटनोट आप शो कर सकते हो, ठीक है. सो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो आपके इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है, जो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज के जानना ज़रूरी है, दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज टू देम. ओके. नेक्स्ट कम्स योर ऑब्जेक्टिविटी. The concept of verifiable objectives means that every business record must be based and supported by documentary evidence. सी आप बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो हमेशा किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से बैक होता है. अगर आपको देर इज नो ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देर इज अ प्रूफ फॉर दैट ट्रांजेक्शन, दैट इज वाई इट इज गॉट एंटर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो सकते हैं दोज विच कैन बी वेरीफाइड एंड कैन आर सपोर्टेड बाई द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. देर आर नो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बिजनेस in the books of accounts which is not supported by the documentary evidence. So that is what your objectivity convention says. So these were your 13 basic concepts and conventions. I hope आपको ये समझ आया होगा ये सेशन. अगर तभी भी आपको कोई डाउट्स होते हैं तो you can ask me any question in the comment section. And अगर आपको कोई डाउट नहीं है और आपको समझ आया है तो please like, share and subscribe. This is my new channel, so I need your encouragement and encouragement by showing me the like button, by clicking the like button and subscribing to my channel. It will boost my confidence and I will come back again with a new topic. Thank you.